नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह समझे जाने वाले शरद पवार इस समय शरशैया पर हैं और शरशैया पर जो है उनके पास कोई कृष्ण उनसे कुछ पूछने नहीं आ रहे, कोई अर्जुन उनकी व्यथा सुनने, उनका दर्द बांटने के लिए नहीं आ रहे, कोई पांडव नहीं आ रहे। उनकी समस्या ये है कि 5 दशक से ज़्यादा लंबे उनके राजनीतिक करियर में ये दिन कभी नहीं आया था जो आज उनको देखना पड़ रहा है। अभी तक वो चाहे उनके शुरुआती दिन रहे हों या उसके बाद के दिन रहे हों, वो लगातार अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो जाते थे। उनको पता था कि कहाँ से कैसे किससे काम बनना है। सरकार किसी की हो, सत्ता में कोई हो, शरद पवार का काम नहीं रुकता था। और उन्हें बड़ी उम्मीद थी जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने कि उनकी जो दोस्ती है, निजी संबंध है, उसके कारण इस सरकार में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ एक बात है कि उनकी दोस्ती की जो लक्ष्मण रेखा है, वो जो भ्रष्टाचार की जो नदी है, उसके किनारे आकर रुक जाती है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ख़ास तौर से ऐसे भ्रष्टाचार में जो देश के विरोधियों, जो आतंकवादियों के साथ संबंध आपके दिखाता है, तो फिर नरेंद्र मोदी आपका साथ कतई नहीं देते। फिर उनके लिए जो जांच एजेंसियां हैं वही सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो जो काम कर रही हैं उसको रोकने की, उसमें टोकने की कोई कोशिश नहीं होती। अगर ये शरद पवार को उम्मीद थी कि उनके लोग फंसेंगे तो नरेंद्र मोदी बचाव में सामने आएंगे, तो उनकी गलतफहमी थी। शरद पवार कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके हाथ में महाराष्ट्र सरकार की चाबी है। वो चाहें तो ये सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। तो क्या हुआ क्या है? 2 उनके मंत्री जेल में हैं। 2 मंत्री जेल में हैं, ये बड़ा अंडरस्टेटमेंट लगता है। उनके 2 प्रिय और बहुत करीबी लोग जेल में हैं, जो बरसों से उनका साथ देते रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वो बरसों से करते रहे हैं, जो उनके लिए वसूली गेट और इस तरह के तमाम धंधों में लिप्त होकर उनको अलग इससे रखते थे कि शरद पवार जो है वो साफ सुथरे दिखे अपेक्षाकृत और ये सब काम ये लोग करें। उनके ऐसे ये कारिंदे थे जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों के जेल से निकलने की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। शुक्रवार को नवाब मलिक का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। पीएमएलए कोर्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो विशेष अदालत है, उसने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आए, कपिल सिब्बल को वकील नियुक्त किया। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ये गिरफ्तारी जो है वो हुई है 1999 की खरीद फरोख्त के मामले में, जबकि पीएमएलए बना है 2005 में। ऐसे में मेरे मुवक्किल को ज़मानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जांच जो है वो बड़े क्रूशियल स्टेज पर है, इस स्तर पर हम इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं समझते और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदलने की भी ज़रूरत नहीं समझते, न ही उसकी समीक्षा की ज़रूरत समझते। अगर आपको फिर भी राहत चाहिए तो आप निचली अदालत यानी पीएमएलए की जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ जाइए। और पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 6 मई तक बढ़ा दी। तो उनके जेल से बाहर आने की जो संभावना उनको या उम्मीद उनको दिख रही थी वो फ़िलहाल तो ख़त्म हो गई है। शरद पवार को मालूम है कि ये मामला इतनी आसानी से सुलटने वाला नहीं है। उनके लिए कुछ और भी परेशानियां सामने हैं। एक, प्रधानमंत्री के यहाँ बार बार दौड़ लगाकर वो शुरू में तो इसका इस्तेमाल करते थे उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाने के लिए कि प्रधानमंत्री से मेरे संबंध हैं, निजी संबंध हैं, बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं और ये मत समझना कि हम निर्भर हैं तुम्हारे ऊपर, जिस दिन चाहेंगे पलट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। उद्धव ठाकरे एक तरह से एहसानमंद हैं शरद पवार के, क्योंकि अगर शरद पवार ने हाथ न बढ़ाया होता तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न बन पाते।
तो इसलिए वो एहसान तो वो मानते हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि उनकी पार्टी कहाँ जा रही है। शरद पवार का साथ देने की कीमत, भारी कीमत बल्कि, उद्धव ठाकरे और शिवसेना को चुकानी पड़ रही है। और ये बात अब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे को समझ में आने लगी है, खास तौर से जब से राज ठाकरे सक्रिय हुए हैं। राज ठाकरे ने जब पहले कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, तो उनका मजाक उड़ाया शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने। फिर जब उन्होंने अपनी बात दोहराई, कहा कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम जो है मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे लाउड स्पीकर लगाकर, तो कहा गया कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन फिर राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दे दिया कि 3 मई तक अगर नहीं हटा तो ईद के दिन सभी मंदिरों में महाआरती होगी, उसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ होगा मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर। और इसके लिए लाउड स्पीकर बांटने का काम भी शुरू हो चुका है, वो हालांकि बीजेपी के एक नेता कर रहे हैं। तो अब दबाव महसूस हो रहा है उद्धव ठाकरे को, पवार को भी और कांग्रेस को भी। तीनों पार्टियां अब दबाव महसूस कर रही हैं। इसी बीच में राज ठाकरे ने घोषणा की है कि वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे। उससे पहले मई में आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे भेज रहे हैं अयोध्या, ये संदेश देने के लिए शिव सैनिकों को कि हमने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ा नहीं है। जो हमला हो रहा है राज ठाकरे की ओर से, और जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार बनने के बाद से हमलावर है, बीजेपी का भी फोकस वही है कि शिवसेना हिंदुत्व का रास्ता छोड़ रही है। और उसका फ़ायदा राज ठाकरे भी उठाना चाहते हैं, बीजेपी भी उठाना चाहती है। बीजेपी का संगठन बड़ा है, उसके विधायकों की संख्या बड़ी है, राज ठाकरे के हाथ में कुछ है नहीं। वो जो माहौल बनाएंगे, वो जो ये आंदोलन शुरू करेंगे, उसका चुनावी लाभ सीधे सीधे बीजेपी को होगा। हो सकता है कि कॉरपोरेशन के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में राज ठाकरे को कहीं कहीं कामयाबी मिल जाए। लेकिन बात राज ठाकरे को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी नहीं है। बात यह है कि शरद पवार के हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री से दोस्ती, मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, इन सब के बावजूद वो अपने दोनों चिंटुओं को छुड़ा नहीं पाए, जेल से बाहर नहीं निकलवा पाए। बड़ी बड़ी बातें होती थी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की कार्रवाई है, झूठा केस है। अदालत ने अभी ऐसा कुछ नहीं माना है। ईडी ने थर्सडे को यानी 21 अप्रैल को 5000 पेज की चार्जशीट फाइल की है नवाब मलिक के खिलाफ। अब जो है पीएमएलए की कोर्ट जो है उन जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनका सत्यापन करेगी, वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद जो है इस चार्जशीट की कॉग्निजेंस लेगी, तब मुकदमा शुरू होगा। लेकिन नवाब मलिक और शरद पवार के लिए और भी बुरी खबर ये है कि ईडी ने ये चार्जशीट पेश करते हुए ये कहा कि अगला काम उनका जो है वो नवाब मलिक के दोनों बेटों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का है। जांच काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, तो केवल नवाब मलिक नहीं, उनके बेटे भी इस जांच के दायरे में आ चुके हैं और उनके जेल जाने का समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे ये जांच बढ़ेगी उसके बाद गिरफ्तारी होना वो बड़ी स्वाभाविक बात है। तो नवाब मलिक हो या अनिल देशमुख, उनकी जो तकलीफ़ है, उनकी जो परेशानी है, वो कम होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। और शरद पवार, जिनको ये गुमान था कि उनकी जो शैली है काम करने की, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, उनकी जो डील कराने की पावर है, उसके चलते वो कोई भी किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए वो एक तरह से मैन फ्राइडे थे कि समस्या हो शरद पवार के पास जाइए और समस्या हल हो जाएगी। लेकिन शरद पवार अब अपनी समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। और जब से सरकार बनी है, मतलब एमवीए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की 3 पार्टियों की, पहली बार हुआ है, शरद पवार को बड़ा झटका जो लगा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने उनकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये जो हिंदू धार्मिक जुलूसों पर पथराव हो रहा है, हमले हो रहे हैं, इसके समर्थन में बोलने की बजाय, मतलब
हिंदुओं की तरफ से बोलने की बजाय शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे जो साथी संगी हैं, पार्टियां और नेता, उन्होंने एक साझा बयान जारी किया मुसलमानों के समर्थन में। जो आक्रांता हैं उनको पीड़ित बताते हुए कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मस्जिदों से पथराव हो रहा है, गोली चल रही है, जो भी जुलूस, धार्मिक जुलूस हिंदू निकाल रहे हैं उन पर पथराव हो रहा है। और बयान जो है उसका ठीक उल्टा जारी हुआ। शरद पवार चाहते थे, सोनिया गांधी के बारे में मैंने बताया कि 6 बार उन्होंने फ़ोन किया, उद्धव ठाकरे ने फ़ोन पर आने से मना कर दिया। शरद पवार ने पूरी ताकत लगा ली कि उद्धव ठाकरे भी उस बयान पर हस्ताक्षर करें। उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया। उद्धव ठाकरे को मालूम है कि अगर उस बयान पर हस्ताक्षर करते तो शिवसेना के ताबूत की आखिरी कील हो सकती थी। उनको पता है कि उस बयान पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि उनका जो उनके पिता बाला साहब ठाकरे के समय से जो उनकी छवि थी बाला साहब ठाकरे की, हिंदू हृदय सम्राट की, वो मटिया मेट हो जाएगी। अगर वो छवि चली गई, अगर हिंदुत्व का प्लैंक शिवसेना से चला गया तो फिर शिवसेना ज़ीरो हो जाएगी। ये उद्धव ठाकरे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब जिस तरह से राज ठाकरे एक तरफ से, बीजेपी दूसरी तरफ से हमलावर है, शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या है। शरद पवार एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि इस सरकार के रहते उनकी कुछ नहीं चलने वाली। इस सरकार के रहते वो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को रोक नहीं सकते, चाहे जितनी ताकत लगा लें, चाहे जितने लोगों को इकट्ठा कर लें, चाहे जितनी पार्टियों को इकट्ठा कर लें, और चाहे जिस तरह के बयान दे लें। भले ही कहते रहें कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर रही है अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन अदालत में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अभी तक जितनी जांच आगे बढ़ी है, अदालत का जो रवैया अभी तक रहा है, वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, किसी ने इस बात की चर्चा तक नहीं की कि इसमें कहीं से पॉलिटिकल वेंडेटा की बू आती है, इसमें कहीं से पॉलिटिकल वेंडेटा का असर नज़र आता है, या इनको प्रताड़ित करने के लिए झूठे केस बनाए गए। सवाल ये है, सवाल जो उठा रहे हैं नवाब मलिक हों, अनिल देशमुख हों, ख़ासतौर से नवाब मलिक के मामले में जब पीएमएलए का मामला है तो ये कह रहे हैं कि ये पुराने मामले में हमारी जांच हो रही है। ये एक बार नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है मामला। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, उस जो आरोप ईडी ने लगाए हैं, जो जांच ईडी कर रही है, उसके खिलाफ बोलने के लिए उसके खिलाफ कोई दस्तावेज इन लोगों ने अभी तक पेश नहीं किया है। तो डर ये है कि अब जिस तरह का पुख्ता केस बन रहा है, जिस तरह से मनी ट्रेल सामने आ रही है, उसके बाद इन दोनों का बचना, अनिल देशमुख का भी और नवाब मलिक एंड सन्स का बचना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। शरद पवार कोई भी कदम उठा लें, कुछ भी कर लें, उनको समझ में आ गया है कि उनका समय समाप्त हो चुका है। शरद पवार जो भीष्म पितामह की मुद्रा में थे, जो भीष्म पितामह की पदवी धारण किए हुए थे, वहाँ से कई पायदान नीचे आ चुके हैं। अब शरद पवार एक सामान्य राजनेता से ज़्यादा कुछ नहीं रह गए, जिसकी हैसियत कानून के सामने बराबरी की है, एक आम नागरिक की जैसी होती है, उसी तरह की है। वो अदालत को प्रभावित करने, वो सरकार को प्रभावित करने, वो ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करने, जांच एजेंसियों को प्रभावित करने की उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। इसलिए उनके लोगों के बचाव का रास्ता भी बंद हो चुका है, और मामला यहीं तक नहीं रुकेगा दो तक। ये मामला उनके परिवार तक जाने वाला है और जा रहा है, जांच भी हो रही है। तो उनके परिवार तक ये आंच आएगी, इसलिए उनकी बेचैनी और ज़्यादा है। लेकिन उससे ज़्यादा जितनी बेचैनी है, उससे ज़्यादा बेबसी है कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो शरद पवार के राजनीतिक जीवन का ये राहु काल है, और ये राहु काल लगता नहीं कि जो है हाल फिलहाल ये ख़त्म होने वाला है। ये राहु काल बड़ा लंबा चलने वाला है। तो इसलिए शरद पवार की बेबसी भारतीय राजनीति के लिए, कानून के राज के लिए अच्छी है, इसका स्वागत होना चाहिए।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।